5 मार्च 2020 की शाम ठीक 5:43 गलवान घाटी की बर्फीली चोटियों पर खूनी झड़प के ठीक पहले भारत का सबसे ताकतवर निगरानी सैटेलाइट GISAT-1 यानी कि EOS-03 इसरो के लॉन्च पैड पर अचानक से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी थी, हालांकि पर्दे के पीछे पता चलता है कि किसी विदेशी ताकत का भारी दबाव था। फिर दोस्तों आता है 12 अगस्त 2021 का टाइम। भारत की आंख कहे जाने वाले इसी EOS-03 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन स्पेस के अंधेरे के अंदर अचानक से काम करना बंद कर देता है और करोड़ों का मिशन खाक हो जाता है। दोस्तों बात यही नहीं रुकती। साल 2022 के अंदर SSLV से EOS-02 लॉन्च किया जाता है। सेंसर की खराबी से ये निगरानी सैटेलाइट भी भटक जाता है। फिर 18 मई 2025 PSLV C61 ने उड़ान भरी। इसके अंदर भी सर्विलांस सैटेलाइट EOS-09 था, मिशन फेलियर कर गया। और फिर आता है इसी साल का 12 जनवरी PSLV C62 ने उड़ान भरी। इसके अंदर भी निगरानी सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषणा था, मिशन फिर से फेलियर कर गया। दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट भारत की शान PSLV के लगातार 2 रणनीतिक मिशन रहस्यमय तरीके से एक ही स्टेज पर जाकर के फेलियर कर गए थे। पानी सिर से ऊपर गुजरता है तो इस बार जहां साइंटिस्ट नहीं करते, मोदी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट करता है। 22 जनवरी 2026 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के टॉप जासूस अजीत डोभाल गुपचुप तरीके से त्रिवेंद्रम के VSSC सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं। बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी सीक्रेट फाइल खुलती है जो सीधे दिल्ली की नींद उड़ा देती है। कथित तौर पर जांच में पता चलता है कि किसी गुमनाम सीनियर साइंटिस्ट ने रॉकेट के सेफ्टी कोड्स के साथ में छेड़छाड़ की थी। पूरा मामला क्या था, क्या मंशा थी, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। इसके तुरंत बाद ही रातों रात क्रिटिकल मिशन से जुड़े बहुत से वैज्ञानिक इस्तीफा देने लग जाते हैं। सभी ने इसी कारण से इस्तीफा दिया था, या सैलरी कारण थी, या सुविधाएं, या फिर प्राइवेट सेक्टर के कारण। ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कथित तौर पर कुछ इस्तीफे ऐसे जरूर थे जो वास्तव में उनके लिए ही दिए गए थे। हालांकि जब इस्तीफे ज्यादा होने लगे तो 14 जुलाई 2026 को भारत सरकार एक सीक्रेट मेमो रिलीज करती है कि गगनयान से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे पर सख्त रोक लगा देते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या भारत के सबसे सुरक्षित किले के अंदर कोई बहुत बड़ा स्लीपर सेल पकड़ा गया था? क्या ये सिर्फ बेहतर सैलरी के लिए पलायन हुआ था, या फिर ऑपरेशन क्लीनअप के तहत कुछ लोगों को खामोशी से सिस्टम से हटा दिया गया था और उसी के कारण इसरो के बाकी मिशंस 7 महीने तक रुक गए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस खौफनाक सच को डिकोड करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोसों दूर है। दोस्तों अगले कुछ मिनट्स मेरे साथ में बने रहिए और जानिए कैसे भारत के स्पेस प्रोग्राम को अंदर से खोखला करने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई और कैसे भारत की इंटेलिजेंस ने उसे कुचल करके रख दिया है। दोस्तों इसरो के अंदर कुछ तो गंभीर और खतरनाक चल रहा है और दिल्ली को उसकी असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा पता है जितना वो आधिकारिक प्रेस रिलीज के अंदर हमें बता रही है। दोस्तों जरा इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी के ऊपर गौर कीजिए। 5 मार्च 2020 को भारत अपना GISAT-1 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये एक बेहद आधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसका मुख्य काम था हमारी सीमाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। स्पेस से जमीन के ऊपर एक एक इंच की हरकत के ऊपर नजर रखने वाला यह सैटेलाइट लॉन्च से ठीक पहले पोस्टपोन कर दिया गया। आधिकारिक बयान आया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन रणनीतिक और डिफेंस हलकों के अंदर दबी जुबान से यह चर्चा तेज थी कि इस हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाले सैटेलाइट को रोकने के लिए भारी अमेरिकी प्रेशर था। अब दोस्तों अगर ये सैटेलाइट उसी दिन लॉन्च हो जाता तो फिर मई जून 2020 के अंदर गलवान घाटी के अंदर चाइनीज सेना की घुसपैठ भारत की नजरों से कभी भी छुप नहीं पाती थी। अंतरिक्ष में भारत की रणनीतिक आंखें अंधी करने का ये पहला बड़ा खेल था। इसके बाद में 12 अगस्त 2021 को जब इसी उपग्रह को GSLV F10 रॉकेट के द्वारा दोबारा से लॉन्च किया गया तो रॉकेट के क्रायोजेनिक अपर स्टेज यानी कि तीसरे चरण के अंदर इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। सैटेलाइट अपनी कक्षा तक नहीं पहुंच सका और समंदर के अंदर जाकर के गिर गया। लगातार हो रही इन घटनाओं ने दोस्तों पहली बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए।
क्या ये एक महज इत्तेफाक था या फिर कोई दुश्मन भारत के रॉकेट सिस्टम की नस नस से वाकिफ हो चुका था? लेकिन दोस्तों, ये डार्क कहानी यही नहीं रुकती है। अगस्त 2022 के अंदर भारत के नए और छोटे SSLV D1 से EOS-02 भेजा गया। दोस्तों, ये भी एक निगरानी सैटेलाइट था। अचानक सेंसर के अंदर एक मामूली सी खराबी आई जिसे VDI एनोमलाई कहा जाता है और रॉकेट ने सैटेलाइट को गोलाकार कक्षा के बजाय अंडाकार कक्षा के अंदर डाल दिया। करोड़ों रुपए के सैटेलाइट पूरी तरह से उपयोग होने के लायक नहीं रहे। इसके बाद में दोस्तों आता है साल 2025 और साल 2026, जिसने साउथ ब्लॉक के अंदर हड़कंप मचा दिया। इसरो का PSLV रॉकेट, जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद वर्क हॉर्स कहा जाता है, वो रॉकेट जिसने भारत को पहली बार के अंदर मंगल तक पहुंचा दिया, उसके लगातार 2 मिशन रहस्यमय तरीके से फेल्योर कर गए। 18 मई 2025 को PSLV C61 ने EOS-09 के साथ में उड़ान भरी थी, मिशन फेल्योर कर गया। फिर 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 ने अन्वेषणा सैटेलाइट के साथ में उड़ान भरी और यह मिशन भी रॉकेट के तीसरे स्टेज के आसपास फेल्योर कर गया। दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम संचार उपग्रह नहीं थे, ये भारत की सैन्य निगरानी और रणनीतिक बढ़त हासिल करने वाले अहम मोहरे थे। अंतरिक्ष अभियानों के अंदर तकनीकी विफलताएं आम हैं, लेकिन जब विफलताएं लगातार एक ही स्टेज के अंदर, खास करके क्रायोजेनिक या फिर तीसरे फेज के अंदर आए और केवल रणनीतिक सैटेलाइटों के साथ ही ऐसा हो, तो खुफिया एजेंसियों का सतर्क होना लाजमी है। दोस्तों, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का यह उसूल है कि एक बार हो तो हादसा, 2 बार हो तो इत्तेफाक, लेकिन 3 बार हो तो वो सीधे तौर पर शक पैदा कर देता है। दोस्तों, दिल्ली अब पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी। 22 और 23 जनवरी 2026 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बनकर के आई। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों के अंदर बिजी था, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बेहद सीक्रेट मिशन के ऊपर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। वो सीधे VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए। VSSC कोई आम लैब नहीं है, ये इसरो का वो दिल है जहां रॉकेट डिजाइन होते हैं और उनके सबसे क्रिटिकल सिस्टम तैयार किए जाते हैं। डोभाल वहां किसी साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन नहीं करने गए थे, वहां बंद दरवाजों के पीछे हाई लेवल मीटिंग्स हुई जिनका कोई आधिकारिक ब्यौरा मीडिया को नहीं दिया गया। डोभाल के लौटने के ठीक बाद में फेल्योर्स की जांच का दायरा अचानक से रातों रात बहुत कई गुना बढ़ा दिया गया। अब तक दोस्तों जो जांच सिर्फ इसरो के वैज्ञानिक अपने लेवल पर कर लिया करते थे, उसमें अब बाहरी समीक्षा और खुफिया एजेंसियों की सीधी एंट्री हो चुकी थी। काउंटर इंटेलिजेंस टीम ये जांचने के अंदर जुटी थी कि सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की संभावित छेड़छाड़ या साइबर सेंधमारी तो नहीं हुई थी। इसी जांच के दौरान एक ऐसा चौंका देने वाला आरोप सामने आया जिसने पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को हिला करके रख दिया। दोस्तों, पता चला कि पहले के मिशन फेल्योर के बाद में जांच कमेटी ने जो सुधारात्मक उपाय और सेफ्टी प्रोटोकॉल सुझाए थे, उन्हें इसरो के ही एक गुमनाम साइंटिस्ट ने गुपचुप तरीके से बदल कर रख दिए। दोस्तों, इस एपोस्ट खबर के मुताबिक ये वैज्ञानिक केरल के पड़ोसी राज्य का ही रहने वाला था और VSSC के अंदर तैनात था, वही VSSC जहां कुछ दिन पहले डोभाल गए थे। दोस्तों, सवाल ये आता है कि उस सीनियर साइंटिस्ट ने सुरक्षा संबंधी इतने अहम सुझावों को आखिर क्यों बदला? क्या ये कोई संस्थागत हेरफेर थी? क्या ये किसी तरह का वित्तीय भ्रष्टाचार था या फिर उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर और डरावना था? क्या वो व्यक्ति किसी विदेशी खुफिया एजेंसी, चाइना या फिर अमेरिका के पेरोल के ऊपर काम कर रहा था? अंतरिक्ष के मिशन इतने जटिल होते हैं कि रॉकेट के सॉफ्टवेयर कोड के अंदर की गई एक सिंगल लाइन की छेड़छाड़ भी तीसरे स्टेज के अंदर इंजन को बंद कर सकती है और पूरी दुनिया को लगेगा कि ये एक आम तकनीकी खराबी थी। दोस्तों, इस खुलासे के तुरंत बाद एक और बेहद असामान्य खबर सामने आती है। इसरो के वैज्ञानिक अचानक से बड़ी तादाद में इस्तीफा देने लग जाते हैं। ये संख्या 5 या 10 नहीं थी, पूरे 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अचानक से सिस्टम छोड़ दिया था। इनमें से 80 वैज्ञानिक तो URSC से थे और 20 से ज्यादा वैज्ञानिक उसी VSSC से थे। दोस्तों, सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि इनमें से कई वैज्ञानिक गगनयान जैसे भारत के सबसे अहम राष्ट्रीय मिशन से जुड़े हुए थे। बाहर की दुनिया और मीडिया को जो कारण बताया गया वो बहुत ही सामान्य था।
बिल्कुल नॉर्मल सा था। कहा गया कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पैकेजेस मिल रहे हैं और करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक नौकरियां छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में सिर्फ सैलरी का मामला था? दोस्तों, इसका सही जवाब तो आने वाले टाइम पर ही मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ी संस्था कभी भी हर चीज को सार्वजनिक नहीं करती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में दिल्ली से एक बड़ा और अप्रत्याशित एक्शन लिया जाता है। 14 जुलाई 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने सीधा दखल देते हुए एक सीक्रेट मेमोरेंडम जारी किया। इस आदेश के अंदर साफ लिखा था कि गगनयान और दूसरे क्रिटिकल मिशंस के ऊपर काम कर रहे ग्रुप ए के वैज्ञानिकों के इस्तीफों को सामान्य प्रोसेस के तहत मंजूर नहीं किया जाएगा। अब यह फैसला सबसे उच्च स्तर पर लिया जाएगा। यह सिर्फ कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने का मामला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस कदम से एकदम हड़कंप मच गया था। दोस्तों, गलत के साथ में सही लोग भी डरने लगे थे कि यह सब क्या हो रहा है। दिल्ली का कदम दरअसल उसी बड़े डैमेज कंट्रोल का हिस्सा था। दिल्ली और हमारी खुफिया एजेंसियां किसी बहुत ही खतरनाक नेटवर्क की जड़ तक पहुंच चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रो का यह जांचना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया था कि किसके पास में कौन सा एक्सेस है, उनका अंदरूनी नेटवर्क क्या है, पैसों का लेन देन कहां से हो रहा है और उनके विदेशों से संपर्क क्या हैं। क्या इसके पीछे कोई विदेशी खुफिया एजेंसी या हनी ट्रैप जैसी चीजें काम कर रही थी? हालांकि दोस्तों, अभी तक सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि इन वैज्ञानिकों को सीधे तौर पर बर्खास्त किया गया है या फिर इनसे जबरन इस्तीफे दिलाए गए या फिर इन्होंने खुद दिए। लेकिन दोस्तों, दाल में काला ही नहीं बल्कि दाल जरूर कुछ ना कुछ काली थी। लेकिन जिस समय ये सब कुछ हुआ, उसकी टाइमिंग बहुत गहरे सवाल खड़ी करती है। एक के बाद एक रॉकेट का फेलियर होना, भारत के सबसे ताकतवर जासूस डोभाल का अचानक वीएसएससी पहुंचना, बाहरी एजेंसियों द्वारा जांच शुरू होना, एक सीनियर लेवल के साइंटिस्ट के ऊपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बदलने का गंभीर आरोप लगना, ठीक उसी वक्त इतने सारे वैज्ञानिकों का रातों रात इसरो से बाहर जाना शुरू हो जाना और उसके तुरंत बाद सरकार का एग्जिट रास्तों के ऊपर सख्ती कर देना, क्या यह सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं तो वो अखबारों के अंदर विज्ञापन देकर के जासूसों को नहीं पकड़ती हैं। अगर खुफिया एजेंसियों को ये पता लग गया कि सिस्टम के अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं तो उन्हें बिना किसी सार्वजनिक हंगामे के शांति से सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें रडार से पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, असली कहानी ये नहीं हो सकती है कि कौन सबके सामने बेनकाब हुआ। असली कहानी ये है कि कौन चुपचाप सिस्टम से मिटा दिया गया। लेकिन जब आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर होते हैं तो दुश्मन सिर्फ आपके रॉकेट के तारों को नहीं काटता है, वो आपके खिलाफ एक पूरा ग्लोबल नैरेटिव भी सेट करता है। जब भारत अपना अंदरूनी स्पेस सिस्टम क्लीन कर रहा था, ठीक उसी टाइम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्पेस प्रोग्राम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक साजिश भी रची जा रही थी। दोस्तों, एक तरफ भारत के मिशन फेलियर हो रहे थे, दूसरी तरफ यूरोप की प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पेपर अभी पब्लिश किया है। इस स्टडी के अंदर यह दावा किया गया है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगा है। ये सीधे तौर पर इसरो की उस छवि के ऊपर हमला है जिसके लिए वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स लेटर्स नाम के इस जर्नल में छपी इस रिपोर्ट में 1960 से 2025 तक के 6,740 रॉकेट लॉन्च का डेटा एनालाइज किया गया और निष्कर्ष ये निकाला गया कि साल 2025 में 1 किलोग्राम पेलोड को स्पेस में भेजने का भारत का खर्च $13,302 था। इसकी तुलना में अमेरिका का खर्च मात्र $3,225, यूरोप का $9,897, रसिया का $6,682 और चाइना का $5,809 प्रति किलोग्राम बताया गया। वहीं अगर दुनिया की औसत की बात की गई तो वो था $3,868 प्रति किलो। और दोस्तों, भारत को लिस्ट के अंदर सबसे महंगा यानी कि टॉप के ऊपर दिखा दिया गया। पश्चिमी मीडिया ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारत का फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि कम लागत के अंदर बेहतरीन काम करने का दावा बिल्कुल झूठा है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के पीछे का असली सच क्या था, इसे समझने के लिए आपको दोनों की गणना करने के तरीकों का अंतर समझना होगा। कैम्ब्रिज स्टडी ने आंकड़ों का एक बहुत ही चालाकी भरा खेल खेला है।
उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने के कुल खर्च को सैटेलाइट के वजन से भाग देकर के प्रति किलोग्राम का खर्च निकाल लिया। अब दोस्तों जरा लॉजिक लगाइए, भारत के रॉकेट जैसे कि PSLV या फिर LVM-3 आकार में छोटे होते हैं। जब रॉकेट छोटा होगा और वो कम वजन लेकर के जाएगा तो प्रति किलोग्राम फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप बहुत ज्यादा दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत का रॉकेट लॉन्च करना महंगा है। इसरो के चेयरपर्सन ने इस झूठे नैरेटिव का करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप 4.5 टन का सैटेलाइट अमेरिका के स्पेस एक्स से भेजें या फिर भारत के LVM-3 रॉकेट से भेजें तो कुल खर्च लगभग बराबर आ जाता है। तो दोस्तों फिर ये वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा नैरेटिव क्यों गढ़ रहे हैं? तो इसका सीधा संबंध ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट से है। स्पेस एक्स के रॉकेट बड़े होते हैं और वो रीयूजेबल यानी कि बार बार इस्तेमाल करने वाले होते हैं। इनके अंदर उनकी अपनी इंटरनल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या इसका फायदा वो दुनिया को देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब स्पेस एक्स किसी दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो पूरी कीमत वसूलता है। पश्चिमी देश ये नैरेटिव इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया भर के विकासशील देश और प्राइवेट कंपनियां इसरो के बजाय उनके पास में यानी कि अमेरिका के पास में चली जाएं। ये कोई मासूम एकेडमिक रिसर्च नहीं था, बल्कि अरबों डॉलर के स्पेस मार्केट के अंदर भारत की उभरती साख को कुचलने का एक रणनीतिक हथियार था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिर्फ कमर्शियल मार्केट का खेल है तो इसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल कहां से आ जाता है? तो दोस्तों यहीं पर एक कहानी का सबसे डार्क और जियोपॉलिटिकल एंगल सामने आता है। अंतरिक्ष आज के समय के अंदर सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, ये 21वीं सदी का नया वॉर डोमेन बन चुका है। जो देश स्पेस की कक्षा के ऊपर राज करेगा वही जमीन पर होने वाले युद्ध को जीतेगा। दोस्तों कैम्ब्रिज की इसी रिपोर्ट के लेखकों ने एक और बात कही है जो भारत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के अंदर दुनिया भर के कुल सैटेलाइट पेलोड का 75 से 80% हिस्सा अकेले अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देश आज अंतरिक्ष में जाने के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। इस रिपोर्ट में इस भारी निर्भरता को लेकर के चेतावनी दी गई है कि भविष्य में स्पेस एक्स ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ स्पेस इकोनॉमी बन सकती है। अगर कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका स्पेस के एक्सेस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लग जाएगा। इसे वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एक्सेस कहा जाता है। भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक सोच इस खतरे को बहुत पहले ही समझ चुकी थी। दोस्तों भारत सरकार का विजन एकदम क्लियर है। भारत कभी भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी सीमाओं की निगरानी और अपने रणनीतिक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अमेरिका या फिर किसी विदेशी ताकत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए भले ही शुरुआत के अंदर घरेलू रॉकेट की लागत कम आए या ज्यादा आए, भारत को अपना स्वतंत्र और स्वदेशी रॉकेट प्रोग्राम हर हाल के अंदर मजबूत रखना है। लेकिन दोस्तों बदलते हुए वक्त के साथ में भारत को अपनी तकनीक को भी अपग्रेड करना होगा। अमेरिका को टक्कर देने के लिए भारत को अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स यानी कि RLV टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना होगा, जिस पर इसरो बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है। सरकार ये बात भली भांति जानती है कि स्पेस सेक्टर का ये महायुद्ध अकेला इसरो नहीं लड़ सकता है। इसके लिए देश के अंदर प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम्स की एक पूरी की पूरी फौज खड़ी करनी होगी। और दोस्तों 23 अगस्त 2026 जब देश अपना तीसरा नेशनल स्पेस डे मना रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के अंदर भारत के टॉप 20 स्पेस स्टार्टअप्स के CEOs और फाउंडर्स के साथ में एक बेहद पावरफुल मीटिंग की। इस बैठक का संदेश बहुत ही साफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार स्पेस सेक्टर की नीतियों में बार बार बदलाव नहीं करेगी ताकि कंपनियां बिना किसी डर के आगे रिस्क ले सकें। इस मीटिंग के अंदर भारत के पहले स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काईरूट एरोस्पेस के CEO ने PM मोदी को बताया कि उन्होंने 18 जुलाई को अपना रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और अब उनका लक्ष्य हर महीने, फिर हर हफ्ते और आखिरकार हर दिन एक रॉकेट लॉन्च करने का है। उनके पास में 3 फैक्ट्रियां तैयार हैं। एक दूसरी कंपनी ने बताया कि उन्होंने ऐसा रॉकेट इंजन बना लिया है जो दुनिया के सबसे आधुनिक इंजनों में से एक है। स्पेस फार्मा नाम के स्टार्टअप ने तो यहां तक कह दिया कि वो स्पेस के अंदर दवाइयां बनाने और उन्हें वापस धरती पर लाने के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है कि लागत में हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं और टैलेंट में तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है।
भारत के लोगों की रिस्क लेने की कैपेसिटी दुनिया के अंदर बेजोड़ है, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया की स्पेस ताकतों को दिया गया एक सीधा कूटनीतिक संदेश था कि भारत का स्पेस सिस्टम अब विदेशी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। दोस्तों, जब दुनिया के कुछ देश ये सोच रहे थे कि इसरो के मिशंस फेल्योर होने की वजह से भारत का स्पेस प्रोग्राम धीमा पड़ गया है, तभी इसरो ने भी अपनी आक्रामक वापसी का शंखनाद कर दिया है। पिछले 7 महीनों से सन्नाटे को चीरते हुए इसरो अब बैक टू बैक कई बड़े धमाके करने जा रहा है। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लॉन्च पैड फिर से धधकने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, सबसे पहला नंबर है उसी GISAT-1 का, यानी कि उसके GISAT-1A का, जिसे अब EOS-5 का नाम दिया गया है। वो सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर लॉन्च के लिए तैयार है। दोस्तों, ये वही मिशन है जिसका पुराना वर्जन 2021 के अंदर क्रायोजेनिक इंजन फेल्योर होने की वजह से भटक गया था, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होने वाली है। ये सैटेलाइट पूरे 10 साल तक अंतरिक्ष के अंदर भारत की तीसरी आंख बनकर के काम करेगा। सीमाओं की लगातार निगरानी से लेकर के प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मन के सैन्य जमावड़े की पल पल की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ये भारत को देता रहेगा। भारत की अर्थ ऑब्जर्वेटरी कैपेसिटीज को ये नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। इसके ठीक बाद में नवंबर के महीने के अंदर एक और बेहद क्रिटिकल मिशन लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है NVS-03। दोस्तों, ये कोई आम संचार उपग्रह नहीं है, ये भारत के खुद के नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक की जान है। करगिल वॉर के दौरान जब अमेरिका ने भारत को GPS देने से मना कर दिया था, उसी दिन भारत ने यह तय कर लिया था कि वो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा। आज नेविक उसी रणनीतिक फैसले का नतीजा है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में NVS-02 मिशन के अंदर आई दिक्कतों के कारण भारत की रीजनल नेविगेशन कैपेसिटीज प्रभावित हुई हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया है कि वर्तमान में नेवी के सिर्फ 3 उपग्रह ही पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की सेवाएं दे रहे हैं। लिहाजा NVS-03 का सफल होना भारत की सैन्य मिसाइलों की सटीक लोकेटिंग और सुरक्षित संचार के लिए बेहद जरूरी है। इसे श्रीहरिकोटा के अंदर ईंधन भरकर के लॉन्च के लिए बिल्कुल स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। हालांकि दोस्तों, इसकी लगातार टेस्टिंग हो रही है, हर स्टेज की बारीकी से जांच हो रही है, क्योंकि जो भारत ने फेल्योर्स देखे हैं वो इसके साथ में नहीं हो। लिहाजा इस बार बहुत ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। दोस्तों, इसरो ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 27 मिशंस का टारगेट रखा है, जिनमें छोटे रॉकेट SSLV के 5 मिशन, PSLV के 4, GSLV के 3 और गगनयान के 4 क्रिटिकल मिशंस इंक्लूड हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ करके देखिए। क्या भारत के स्पेस प्रोग्राम को पटरी से उतारने की कोई गहरी साजिश रची गई थी? जब आप रणनीतिक सैटेलाइट के एक के बाद एक फेलियर होने के पैटर्न को देखते हैं, जब आप अजय डोभाल को VSSC के अंदर सीक्रेट एंट्री करते हुए देखते हैं, जब आप एक अज्ञात साइंटिस्ट द्वारा सेफ्टी कोड्स को बदलने की रिपोर्ट्स देखते हैं और रातों रात 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद में सरकार द्वारा गगनयान के डेटाबेस से जुड़े लोगों पर एग्जिट रोक लगाने का फैसला देखते हैं, तो कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ जाएगा कि बात सिर्फ तकनीकी खराबी या सैलरी की तो नहीं थी। भारत आज एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जहां दुश्मन बॉर्डर पार तोप नहीं चलाता है, बल्कि आपके सिस्टम के अंदर छुप करके आपके क्रायोजेनिक इंजनों के सॉफ्टवेयर कोड में एक छोटा सा ग्लिच डाल देता है, जिससे आपका करोड़ों का सैटेलाइट कक्षा से भटक करके राख हो जाता है। चाइना और पाकिस्तान को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर स्पेस के अंदर भारत मजबूत हो गया तो जमीन पर भारत को हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसरो के अंदर आखिर हुआ क्या था। नमस्कार।